नमस्कार। आज हम एक बहुत ही निजी दिल को छूने वाले ज़ख़ीरे पर बात करने जा रहे हैं। ये अंश है माणिचंदा दादा अतिथि देवो भव से। ये लेखक की बचपन की सुनहरी यादें हैं। उनके गांव न्याम से दिलाही आने वाले एक खास मेहमान माणिचंदा दादा, उनके बारे में हाँ। और जो ज्ञान वो बांटते थे उसके इर्द गिर्द। दिलचस्प ये है कि इसमें लोक कथाओं का रस भी है और तैत्तिरीय उपनिषद जैसी, आप कह सकते हैं, गहरी शिक्षाएं भी। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इन यादों की परतों को खोलें, समझें कि माणिचंदा दादा जैसे लोग उस गांव की जिंदगी में क्या मायने रखते थे और उन उसूलों पर भी सोचें जो इन यादों से झलकते हैं। मुझे तो शुरू में ही ये तालमेल बड़ा अनोखा लगा। कैसे किसी की अपनी यादें और उपनिषद जैसी पुरानी तालीम एक कहानी में घुल मिल जाती हैं। ठीक है, चलिए इस पर और बात करते हैं। तो कहानी शुरू होती है माणिचंदा दादा के आने से। जैसा पता चलता है वो लेखक की दादी जी के भाई थे और अपने गांव न्याम से दिलाही आते थे। लेखक के परिवार का हालचाल पूछने, उनसे मिलने, और उनका आना कोई मामूली बात नहीं थी। वो तो बहुत उत्साहित होकर उनके लिए क्या कहते हैं, खास पकवान बनाने और उनकी सेवा में लग जाती थीं। उनके आने से वो दिन ही जैसे रोशन और मुबारक हो जाता था। और यहीं पर देखिए ना, जैसा स्रोत में भी इशारा है, तैत्तिरीय उपनिषद का वो मशहूर सूत्र अतिथि देवो भव, वो एकदम फिट बैठता है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं थी, बल्कि एक जीती जागती परंपरा थी, जिसका मतलब है मेहमान भगवान का रूप होता है। माणिचंदा दादा का जिस गर्मजोशी से स्वागत होता था, वो इस गहरी सोच का सबूत है कि मेहमान का दर्जा कितना ऊंचा माना जाता था। ये दिखाता है कि ये सिर्फ किताबी बात नहीं थी, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा थी। बिल्कुल। और माणिचंदा दादा खुद भी एक खास शख्सियत थे। स्रोत बताता है कि वो आध्यात्मिक थे, दिल के बड़े उदार, स्वभाव से सौम्य और वैष्णव थे, यानी विष्णु के उपासक, जो अक्सर सात्विक जीवन, भक्ति और भजन कीर्तन से जुड़े होते हैं। आसपास के लोग उन्हें बहुत इज्जत देते थे, हाँ, और उनके आने का इंतजार करते थे। शायद इसकी एक बड़ी वजह थी उनकी कहानी कहने की कला। वो वहां की बोली में ऐसी लोक कथाएं सुनाते थे कि सब बस मंत्रमुग्ध हो जाते थे। गांव देहात में वो बहुत जाने माने थे। पर कमाल की बात यह है कि उन्हें सिर्फ कहानियां ही नहीं, तैत्तिरीय उपनिषद का भी गहरा ज्ञान था। ये थोड़ा हैरान करता है ना? हाँ, करता तो है। एक तरफ लोक कथाएं, दूसरी तरफ उपनिषद का ज्ञान। ये दोनों चीजें उनमें एक साथ कैसे मिलती होंगी? ये वाकई एक दिलचस्प पहलू है। अक्सर हम लोक परंपरा और शास्त्रीय ज्ञान को अलग अलग देखते हैं, लेकिन माणिचंदा दादा जैसे लोग शायद इस विभाजन को मिटा देते थे। लोक कथाएं वो लोगों से जुड़ने का, उनकी भाषा में बात करने का जरिया थी, और उपनिषद का ज्ञान वो जीवन को दिशा देने वाले गहरे उसूल देता था। शायद वो अपनी कहानियों में ही उपनिषद की शिक्षाओं को बड़ी खूबसूरती से पिरो देते होंगे, जिससे ज्ञान बोझिल न लगे बल्कि जिंदगी का हिस्सा बन जाए। ये ज्ञान और लोक व्यवहार का एक सहज संगम था, यूं समझिए। और ये संगम, ये कहानियां, ये उपदेश, ये सब कहाँ घटता था? स्रोत हमें एक खास जगह ले जाता है, दालान। एक बड़े घने नीम के पेड़ के नीचे बना ये दालान, आधा खपरेल का, आधा पक्का। और इसमें मेहमानों के लिए दीवार में बनी छोटी अलमारियां थीं। दो खुली खिड़कियां थीं, एक पेड़ की तरफ, दूसरी सामने, और एक तरफ से ये पूरी तरह खुला था। सोचकर ही कितना सुकून मिलता है। सुबह सूरज की किरणें छनकर आती तो दालान ठंडा और रोशन रहता। सर्दियों में जमीन पर पुआल बिछा दिया जाता और बच्चे वहीं बैठकर धूप सेकते। ये सिर्फ एक बैठने की जगह नहीं थी, बल्कि उस घर और शायद पूरे मोहल्ले की धड़कन जैसा लगता था। सही कहा। ये दालान जैसी जगहें, ये महज ईंट पत्थर की इमारतें नहीं थी। ये असल में सामाजिक ताने बाने के, आप कह सकते हैं, केंद्र थे। जैसा जिक्र है, दिन भर खेतों में मेहनत करने के बाद शाम को लोग यहीं जुटते थे, कीर्तन करते थे। हारमोनियम, ढोल, तबला, मंजीरा, झाल, ये आवाजें सिर्फ मनोरंजन नहीं थी, ये लोगों को जोड़ती थी। हाँ, और बताया गया है कि जब कभी सरयू पंडित हारमोनियम पर और पोवे पंडित तबले पर संगत करने आते, अरे तब तो दालान खचाखच भर जाता था। पैर रखने की जगह नहीं बचती थी। और फिर रात को खाने के बाद
लगभग 9:30 बजे लोग फिर जमा होते, खासकर अगर मानिकचंदा दादा आए हों। चांदनी रात में चारपाई पर बैठकर वो कहानियां सुनाते थे। यहाँ जो बात गौर करने लायक है वो ये है कि कैसे ये साझा गतिविधियां, कीर्तन, कहानियां सुनना, बस यूं ही साथ बैठना एक समुदाय को बनाती थीं और जिंदा रखती थीं। ये सांस्कृतिक मूल्यों, विश्वासों और कहानियों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का एक अनौपचारिक लेकिन बेहद शक्तिशाली तरीका था। दालान सिर्फ एक जगह नहीं थी, बल्कि रिश्तों और परंपराओं को सींचने का एक मंच था। और मानिकचंदा दादा की कहानियां भी कमाल की थीं। स्रोत में एक लोकहितकारी कहानी का एक हिस्सा याद किया गया है जो बुनियादी जरूरतों की अहमियत बताता है। भूख न माने झूठी भात, नींद न माने टूटी खाट, प्यास न माने गंदी बाट, रोग न माने मोटी जात। इसका मतलब बहुत गहरा है और सीधा भी। ये लोक ज्ञान हमें याद दिलाता है कि भूख, नींद, प्यास, बीमारी ये ऐसी बुनियादी जरूरतें हैं या मजबूरियां हैं जो किसी सामाजिक नियम, ऊंच नीच या जाति पाति को नहीं मानती। जब जोर की भूख लगी हो तो बासी या झूठा खाना भी अमृत लगता है। जब नींद सताए तो टूटी खात भी मखमल जैसी लगती है। प्यास बुझाने के लिए रास्ते का शायद गंदा पानी भी पीना पड़ सकता है। और बीमारी वो अमीर गरीब या जात देखकर नहीं आती। ये जरूरतें, ये सबको एक ही जमीन पर लाकर खड़ा कर देती हैं, सारी बनावटी दीवारें गिरा देती हैं। ये उस दौर की सादगी और जीवन के, कह सकते हैं, जमीनी हकीकत को दर्शाता है। कहा जाता है कि कहानियों का ये दौर देर रात तक चलता था। कुछ लोग इतने खो जाते थे कि उन्हें नींद का होश नहीं रहता, और कुछ वही जमीन पर सोते सोते कहानी सुनते रहते। और यहीं से कहानी एक और दिलचस्प मोड़ लेती है। जैसा हमने पहले जिक्र किया, माणिचंदा दादा सिर्फ लोक कथाकार नहीं थे। जब परिवार और मोहल्ले वाले जोर देते तो वो 2-3 दिन रुक जाते और इस दौरान तैत्तिरीय उपनिषद से उपदेश भी देते थे। हाँ, और कमाल की बात यह है कि वो इन उपदेशों को भी कहानियों के जरिए ही समझाते थे। स्रोत में आरुणि, सावित्री, नचिकेता जैसी कहानियों का जिक्र है। हालांकि उनकी तफसील नहीं दी गई है, पर यह तरीका अहम है, मुश्किल बातों को कहानियों से आसान बनाना। स्रोत में तैत्तिरीय उपनिषद की कुछ मुख्य शिक्षाएं भी बताई गई हैं, जैसे सत्यम वद, हमेशा सच बोलो, धर्मम चर, अपने धर्म यानी कर्तव्यों का पालन करो मन वचन कर्म से, स्वाध्यायान मा प्रमदः, स्वाध्याय यानी वेद अध्ययन और आत्मचिंतन में आलस मत करो। और वो प्रसिद्ध शिक्षा है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। माता पिता, गुरु और मेहमान को देवता समझो। हाँ। साथ ही अच्छे कर्म चुनो और उन्हें करने में हिचकिचाओ मत। बड़ों और गुरुओं के अच्छे आचरण का पालन करो। परिवार, समाज और मेहमानों की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहो। हाँ। दान और सेवा श्रद्धा से करो, अपनी क्षमता के अनुसार, सोच समझकर। हाँ। शास्त्र पढ़ना और ज्ञान बांटना जीवन का हिस्सा बनाओ, और जब भी कोई शक हो तो अच्छे संस्कारी लोगों से सलाह लो। अगर हम इन शिक्षाओं को थोड़ा और गौर से देखें तो इनकी सबसे बड़ी खूबी है इनकी व्यावहारिकता। ये कोई हवाई बातें नहीं हैं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाने लायक सीधी सादी गाइडलाइंस हैं। जैसा माणिचंदा दादा के बारे में बताया गया है, वो इन्हें सिर्फ सुनाते नहीं थे, बल्कि कहानियों से जोड़कर इन्हें प्रासंगिक बनाते थे। ये ज्ञान को रटने के बजाय जीने का तरीका था। ये दिखाता है कि कैसे पारंपरिक भारत में ज्ञान सिर्फ बुद्धिजीवियों तक सीमित नहीं था, बल्कि दादा जैसे लोगों के जरिए आम लोगों की जिंदगी का हिस्सा बनता था। और ये उपदेश, ये उनके अपने जीवन में भी झलकते होंगे, तभी तो लोग उनकी इतनी इज्जत करते थे। उस दालान और माणिचंदा दादा के अलावा स्रोत हमें गांव के कुछ और नज़ारे भी दिखाता है। दालान के पास ही लेखक के चाचाओं की पक्की किराना दुकानें थीं, जिनके आगे लकड़ी के खंभों पर टिन की चादरों के छज्जे टिके थे। और दालान के ठीक सामने एक और खपरेल का दालान था, जहां सीताराम चाचा सुबह सुबह गांव के चौक वाले अपनी दुकान के लिए ताज़ी मिठाइयां बनाते थे। जलेबी, बालूशाही, खाजा। जलेबी का जिक्र आया तो एक मज़ेदार वाकया भी याद आता है जो स्रोत में है। एक दिन एक मुस्लिम महिला ने सीताराम चाचा से बड़ी मासूमियत से पूछ लिया, आप जलेबी तो बनावे हैं, सो तो है, लेकिन रस कैसे ढुका वो है? यानी आप जलेबी बनाते तो हैं, पर उसमें ये मीठा रस अंदर कैसे डालते हैं? ये सुनकर वहां बैठे सब लोग जोर से हंस पड़े।
ठहाका मारकर। ये छोटा सा मासूम सा सवाल और उस पर सबकी वो बेसाख्ता हंसी, ये उस दौर की सादगी, भोलेपन और आपसी मेलजोल का कितना सुंदर चित्र पेश करता है ना। हाँ, स्रोतों में भी कहा गया है कि एक दूसरे के प्रति बहुत प्यार और स्नेह था। ये सोचने पर मजबूर करता है। आज हम भले ही टेक्नोलॉजी से ज्यादा जुड़े हैं, पर क्या दिलों में वो पहले जैसी सादगी और अपनापन बचा है? वो बेफिक्री, वो एक दूसरे पर हंस लेने और बुरा न मानने वाला दौर शायद कहीं पीछे छूट गया है। की रोजमर्रा की जिंदगी की भी झलक देता है। दोपहर में जब दुकानदार और खेत मजदूर थोड़े फारिग होते तो उसी दालान में ताश खेलने बैठ जाते। शाम को 5 से 6 लेखक के एक चाचा बच्चों और किशोरों को ट्यूशन पढ़ाते थे, और जैसे ही शाम ढलती बच्चों की दुनिया आबाद हो जाती। कबड्डी, गुल्ली डंडा, चोर सिपाही, कभी-कभी चुनावी माहौल की नकल करते हुए वोटिंग का खेल, आंख मिचोली, ये सब उनके खेल थे। लेखक अपने सबसे प्यारे दोस्त जगदीश भाई को भी याद करते हैं। इन सारी यादों को समेटते हुए आखिर में एक गहरी उदासी सी, एक नॉस्टैल्जिया की भावना उभरती है। कहाँ गए वो दिन? ये सब यादें, ये पूरी कहानी, इसका क्या मतलब निकाले हम? मुझे तो ऐसा लगता है कि इन अंशों से कई भावनाएं एक साथ निकलती हैं। गुजरे हुए सरल वक्त की मीठी याद, उस जमाने के सामुदायिक जीवन की गर्मजोशी, माणिचंदा दाला जैसे बुजुर्गों की अहमियत जो ज्ञान और स्नेह दोनों बांटते थे, और कैसे लोक परंपराएं और शास्त्रों की शिक्षाएं मिलकर जिंदगी को एक मतलब देती थीं। ये उस दौर की एक तस्वीर है जहां रिश्ते, पड़ोस और ज्ञान का लेन देन जिंदगी का ताना बाना बुनते थे। बिल्कुल सही कहा। और अंत में एक सवाल जो शायद सोचने लायक है वो ये कि उस जमाने में समुदाय कैसे अपने मूल्यों और ज्ञान को जिंदा रखते थे और अगली पीढ़ी तक पहुंचाते थे। कहानियों के जरिए, कीर्तन के जरिए, दादाजी जैसे लोगों के जरिए जो मुश्किल बातों को आसान बना देते थे। ये साझा अनुभव ही शिक्षा का एक रूप थे। हमें शायद सोचना चाहिए कि आज के दौर में ये काम कैसे हो रहा है। क्या हमने कहानी कहने और सुनने की, साथ बैठकर सीखने और सिखाने की उस कला को, उस तरीके को कहीं खो दिया है? क्या डिजिटल दुनिया ने उस दालान की जगह ले ली है या ले सकती है? वाकई ये गहरा सवाल है। माणिचंदा दादा और उस गुजरे जमाने की यादें हमें एक ऐसी जिंदगी की झलक दिखाती हैं जो शायद आज की भागदौड़ में कहीं गुम हो गई है, लेकिन जिसके सबक, जिसके मूल्य आज भी उतनी ही मायने रखते हैं। निश्चित रूप से वो सादगी, वो आपसी जुड़ाव, ज्ञान के प्रति वो सहज सम्मान और अतिथि देवो भव जैसी सोच, ये ऐसी चीजें हैं जो हमें आज भी रास्ता दिखा सकती हैं।